नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बीस्टोन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम में हम 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने न्यूज़पेपर से लिए होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी हम देखते हुए चलते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से 5 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए, आज़ादी के जो अनसंग हीरोज़ हैं, मतलब कि आज़ादी में देखिए हर किसी ने अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दिया था, बट उसमें से बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिनको समय के साथ हम लोग भूल गए हैं। तो अभी जो तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि उन अनसंग हीरोज़ के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनको आप कह सकते हैं एक तरीके से अपने नेशनल पटल पर लोगों के सामने लाया जाए। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हमारे देश में चल रहा है। मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए इसको चलाया जा रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको लेकर एक श्रृंखला गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिहाज से और मेंस के लिहाज से भी उन हीरोज़ के नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार हाईलाइट कर रही है वो आपके पेपर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। जैसे अभी अल्लूरी सीताराम राजू, इनको लेकर मोदी जी जो हैं एक पर्टिकुलर जगह विजिट करेंगे और इसको हम करंट अफेयर में आज अपना पहले टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो जो अनसंग हीरोज़ है, मैं आपको इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि उनको प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो जो न्यूज़ में आते रहेंगे वो मैं आपको प्रिपेयर कराते रहूँगी। दूसरा है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। देखिए, एक एडिटोरियल आया था द हिंदू के अंदर, हालांकि वो पुलिस के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, इन बाकी सारी चीज़ों को लेकर था। किस तरह जो पुलिस की क्रुएल्टी हो जाती है उसको हम एक तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग जो है एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, वर्ड का। तो हमें पता होना चाहिए अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, राइट। तीसरा है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। देखिए, न्यूज़पेपर में एनआईए को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल आया था, उसको बेस बनाकर हम इस टॉपिक को आज अपना कवर करेंगे। फोर्थ टॉपिक है भौगोलिक संकेतक। अभी हाल ही में आंट की एक चटनी होती है, जो लाल चींटियाँ होती है ना, उनकी एक जो चटनी है उसको जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया जो है चलाई जा रही है। तो इसीलिए भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, इससे किस तरह का प्रश्न बन सकता है, ये हम देखेंगे। फिर भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग हम देखेंगे। देखिए, मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में पहले देखिए बाढ़ उन्होंने झेला है प्रकोप वहाँ पे, अब नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड की जो है खबर हमें देखने को मिली है, जिससे जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा प्रीलिम्स के अंदर भी जो हमारा भूगोल का एक सेक्शन है उसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इन 5 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे और 5 जो है क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग। ठीक है, ये करके एक एडिटोरियल आया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू रिमेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लूरी सीतारामन राजू। आइए समझते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसके दौरान स्वतंत्रता के एक महान सेनानी जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में किया जाएगा। यानी कि इनकी जो स्टैचू है उसका अनावरण जो है मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो अब ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये भारतीय क्रांतिकारी थे। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन्होंने एक सशस्त्र अभियान चलाया था। इनका जन्म जो हुआ था वो 1987 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इनका जो असली नाम था वो श्रीराम राजू था। देखिए, ये बहुत ही छोटी सी उम्र में संत बन गए थे और अपने आप में ट्राइब ना होते हुए भी इन्होंने ट्राइबल्स जो जनजातियाँ होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके हितों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। जब अंग्रेजों की तरफ से 1882 में मद्रास वन अधिनियम जो है पारित कर दिया गया और इसके द्वारा जो आदिवासी लोग होते हैं उनके जो वनों पर अपने परंपरागत अधिकार थे, जो ट्रेडिशनल राइट्स को वो एंजॉय करते थे,
उन पर रोक लगा दी गई। तो इन्होंने जनजातियों को अपने हितों के प्रति जागरूक किया, उनको एकजुट किया, और जो अनपढ़ और बेचारी गरीब जनजातियां थी जो वैसे ही सबसे डरते थे, अलग रहते थे, उनको ये कहकर प्रेरित किया कि आपके अंदर शक्ति है, आप भी इन अंग्रेजों से लड़कर अपने अधिकार वापस ले सकते हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने एक्चुअली इनके नाम को कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया। तत्कालीन गवर्नमेंट ने इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो ये एक अच्छी बात है और हमें इन सब के बारे में पढ़ना वैसे भी चाहिए, एक अच्छे नागरिक के तौर पर भी। तो देखिए, महज 27 साल की उम्र में सीमित संसाधनों के साथ सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देना और अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को प्रेरित करने में कामयाब रहे थे। ये अलग अलग पुलिस थाने वगैरह लूटते थे, वहाँ से हथियार वगैरह इकट्ठे करते थे और आदिवासियों को प्रेरित करते थे कि इन हथियारों का सहारा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा सशस्त्र विद्रोह हम करेंगे। बाद में देखिए, अंग्रेजों ने जब इनको पकड़ने के लिए जो आदिवासी लोग थे उनको पीड़ित करना शुरू कर दिया, तो इनसे देखा नहीं गया और फिर इन्होंने अपनी खबर खुद ही जो है अंग्रेजों तक पहुँचा दी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे आप आकर पकड़ सकते हैं, मेरी वजह से मेरे आदिवासी लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजों ने इनको उसी स्थान से पकड़ लिया और फिर धोखा देकर इनके ऊपर ना कोई मुकदमा चला, ना कोई जेल, ना कोई सजा हुई, बल्कि एक पेड़ से बांधकर गोलियों से भून दिया गया। एक बहुत क्रूर हत्या जो है इनको दी गई। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कितना इनका योगदान रहा होगा कि इतनी नफरत अंग्रेजों के मन में इनके प्रति थी। उस टाइम की हमारी अपनी जो खुद की बहुत सारी मैगजीन्स थी, जैसे स्वातंत्र्य करके एक मैगजीन थी, उन्होंने अंग्रेजों के इस काम की सराहना की थी। बल्कि कुछ मैगजीन्स ने तो यहाँ तक कहा था, जो कि भारतीयों के द्वारा चलाई जा रही थी, कि अंग्रेजों को इस तरह का विरोध जो हो रहा है, इस तरह का जो हथियारों को लेकर आदिवासी जो लड़ाई में उतर आए हैं, इनसे लड़ने के लिए और हथियार दिए जाने चाहिए। किसको? अंग्रेजों को। तो देखिए, हमेशा पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, हम किसी को सही या गलत नहीं कह सकते, लेकिन आज जब एक समय ऐसा आ गया है कि हम इन लोगों को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने जो रंपा विद्रोह है 1922 में शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ, उसके एक लीडर के रूप में इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1922 से लेकर 24 के बीच ये रंपा विद्रोह चला था। ठीक है, और बेसिकली जो विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासी थे उन सबको इन्होंने संगठित किया था। आदिवासियों के लिए इनका जो योगदान था उस चीज़ को मान्यता प्रदान करते हुए आदिवासी जो थे, स्थानीय लोग जो थे, उनके द्वारा इनको मान्यम विरुडू कहा जाता था, जिसका मतलब होता था जंगलों का नायक। तो मान्यम विरुडू, इसको ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अब इस रंपा विद्रोह के बारे में क्वेश्चन हम देख लेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जो भी बेसिक डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आप विकिपीडिया पर सर्च कर थोड़ा और अगर पढ़ना चाहते हैं अपनी जानकारी के लिए तो पढ़ सकते हैं। रंपा विद्रोह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जो क्वेश्चन हमने फॉर्म किया है वो रंपा विद्रोह पे किया है। आइए देख लेते हैं। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में रंपा आदिवासियों द्वारा जो मनसबदार थे उनके विरुद्ध किया गया था। देखिए, आदिवासी लोग जो मनसबदार होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, जो अंग्रेज होते थे, उन सबको एक ही मानते थे। उनका विरोध इन सबके खिलाफ होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे ही लोग एक गठजोड़ बनाकर इन आदिवासियों के अधिकारों का हनन करते थे, इनका शोषण करते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। जो रंपा थे और उनके जमींदार थे, ठीक है, रंपा तथा उनके जमींदारों को मुट्ठा और मुट्ठादार के नाम से जाना जाता था। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इस रंपा विद्रोह का कारण मद्रास वन अधिनियम 1882 के द्वारा आदिवासी समुदाय की एक पारंपरिक पोडू कृषि पद्धति पर रोक लगाना था। अब ये पोडू कृषि पद्धति क्या होती थी? जैसे झूम कल्टीवेशन होता है ना, झूम की खेती की, जिसको शिफ्ट एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। एक जगह खेती की, फिर वहाँ पर जब फसल की कटाई हो गई उसको जलाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो देखिए, जो आदिवासी लोग थे परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली इस खेती को करते थे, बट जब ये मद्रास वन अधिनियम 1882 लाया गया तो इसके द्वारा बहुत सारे आदिवासियों के अधिकारों को रोक दिया गया। उसी में से एक चीज़ थी कि जो पोडू कृषि पद्धति थी इस पर रोक लगाना, जिसकी वजह से आदिवासी लोग बहुत गुस्सा भी हो गए थे। तो ये
भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टॉपिक की तरफ, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी इज नो पैनिशिया फॉर कस्टोडियल डेथ्स, इट कैन नेवर बी एन अल्टरनेट टू कॉम्पनसेट पुलिस बेसिंग ऑन ट्रस्ट बिटवीन द पुलिस एंड सिटीजन। ये करके एक एडिटोरियल जो है इसमें आया था, और इसी के अंदर जो है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग वर्ड जो है यूज़ किया गया था। अब ये ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, पहले एक बहुत आसान एक बोलचाल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेरे दिमाग में मेरे साथ जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो जानकारी मुझे है, कहीं ना कहीं वो स्टोर है एक जानकारी के रूप में, यादों के रूप में, मेमोरीज के रूप में। तो जब मुझे उससे संबंधित कोई वीडियो दिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख भरी घटना घटित हो चुकी है, अब आप कोई दुख भरी मूवी देखते हैं, कोई आप ऐसा सॉन्ग सुनते हैं, तो आपके वो न्यूरॉन्स, वो पर्टिकुलर मेमोरी ट्रिगर होती है, और कई बार आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के रिएक्शन किया है, आपकी जो दुख भरी यादें थी उनको ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं एज अ रिएक्शन। इसी बेस पर देखिए कि ये काम होता है। अगर मान लीजिए कोई अपराधी है, उसका पूरा उस अपराध करने में जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो उसके ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, एक मेमोरी के रूप में स्टोर हो गया है। जब उस अपराधी को उस अपराध से संबंधित कोई वीडियो दिखाया जाएगा, कोई ऑडियो दिखाया जाएगा, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उस अपराध से संबंधित जानकारी होगी, तो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन संग्रहित है, जो उस मेमोरी से लिंक है, उनमें देखिए ट्रिगर होता है और एक ब्रेन वेव रिलीज होती है। मतलब आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करता है उन चीज़ों के प्रति। आपके रिस्पॉन्स को देखकर ये एनालाइज करने का प्रयास किया जाता है कि क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट उस अपराध में थी या नहीं, या आपका ब्रेन किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इसी को ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? आपके फिंगर्स की पहचान के द्वारा पता किया जाता है कि भाई आप वही हो या कोई और हो। इसी तरह ब्रेन की भी फिंगर प्रिंटिंग होती है, राइट। आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग यानी कि BEOSP भी इसको कहा जाता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग ना पूछकर वो आपसे ब्रेन इलेक्ट्रिकल्स ऑक्सीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग पूछ ले तो सेम ही बात है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसको ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। पूछताछ का एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें अपराध में आरोपी की भागीदारी की जांच उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके की जाती है। अब ये चाहे कितना भी मुश्किल लिखा हो, एक बार जब मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया है तो आसान हो गया है पढ़ना, एक बार में समझ आ गया ना, ठीक है। अब देखिए जो BEOSP है इसका परीक्षण इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ नामक, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, इसका नाम याद रखना है, इसके माध्यम से किया जाता है, जो मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आयोजित किया जाता है। हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है इधर उधर करते रहते हैं, न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते रहते हैं, अटैच होते हैं, डिटैच होते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा काम इसी चलता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते रहते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी ब्रेन वेव्स बनती है। उन ब्रेन वेव्स को एनालाइज करके आप मानव मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट के तहत सबसे पहले तो आरोपी की सहमति ली जाती है, बाकायदा उसका मेडिकल टेस्ट होता है, क्या वो इस टेस्ट के एक तरीके से के लिए सक्षम है भी या नहीं, और फिर उसको दर्जनों इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई एक कैप पहनाई जाती है। ये कैप पहनाने के बाद उस आरोपी को उस अपराध से संबंधित कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो दिखाई जाती है, छोटे छोटे फ्रेजेस उसको पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन ऑडियो, वीडियो या क्वेश्चंस के टाइम पर उसका ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह के सिग्नल्स दे रहा है, उनको फिर ट्रैक करके एनालाइज किया जाता है कि आरोपी के पास उस अपराध की सिर्फ जानकारी है या फिर सचमुच में इन्वॉल्वमेंट है। कई बार क्या होता है, आपको किसी चीज़ की बस जानकारी होती है, वो भी तो मेमोरी के रूप में दिमाग में स्टोर रहती है,
कई बार आपने कोई चीज़ की होती है, आपके पास उसका एक्सपीरियंस होता है, तो साइंटिस्ट को इस चीज़ में भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि आप अपराध के बारे में बस जानते हैं या अपराध का आपको एक्सपीरियंस है, आप वहाँ पर थे, आपने वो किया है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आरोपी को अपराध से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं, उसके दिमाग में क्या न्यूरॉन्स का कोई ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से उत्पन्न ब्रेन वेव का अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, अपराध में अभियुक्त की भागीदारी का निर्धारण करने के लिए परीक्षण के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। वेरी बेसिक लाइन, केवल परीक्षा जो परिणाम है, यानी कि अब आपने ये सारा टेस्ट कर लिया और ये सिद्ध हो गया कि जो आरोपी है वो अपराध स्थल पर मौजूद था, उसकी भागीदारी है क्राइम में, लेकिन सिर्फ इस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पर आप किसी को सज़ा नहीं दिलवा सकते। आपको बाकायदा जो ट्रेडिशनल तरीके हैं सबूत पेश करने के, आरोप सिद्ध करने के, उनका सहारा लेकर ही आरोप सिद्ध करना होगा। केवल परीक्षा परिणाम को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि परीक्षण के दौरान खोजी गई कोई भी जानकारी या कोई भी सामग्री उसको सबूत का हिस्सा बनाया जा सकता है। सबूत आपको सारे के सारे वैसे ही पेश करने पड़ेंगे जैसे आप ट्रेडिशनली करते हैं। जैसे नार्कोटिक्स टेस्ट जो होता है जिसमें आपका इसी तरह का एक काम रहता है, उसको भी एज ए एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हालांकि उससे आपको जो जानकारी मिली, जो तथ्य मिले, उनको एज अ पार्ट ऑफ जो आपका सबूत है वो करके पेश किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा कब बताया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य सरकार 2010 एक मामला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी सबूतों के साथ मिलाकर आप इसको पेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंबॉलिक मैंने पिक्चर दिखाई है कि किस तरह हमारे ब्रेन से लगातार ब्रेन वेव्स जो है काम करती रहती हैं। अब इस पर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी में इसी तरह के प्रश्न देखिए पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस। तो वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, कोई ट्रिक नहीं लग सकती, आइदर तो यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। ठीक है, तो वन लाइनर दिखने में जितने सिंपल होते हैं ना, कई बार वो क्रैक करने उतने मुश्किल होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ शब्द का प्रयोग किस तकनीक के संदर्भ में किया जाता है। अब क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है तो अभी तो लग रहा है कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए दिया है कि वो इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं। कोई कीवर्ड जो लगातार न्यूज़ में रहा होता है उसको पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, और वो 4 ऑप्शन देते हैं, चारों बहुत क्लोज होते हैं, जैसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। The functioning of the National Investigation Agencies, when and why was the NIA constituted? Can the agency move beyond domestic borders? ठीक है, इसने ये पूरे इसमें बताया गया है कि कब और क्यों जो है इस NIA को बनाया गया था, और क्या NIA जो डोमेस्टिक बॉर्डर है, जो हमारी सीमाएं हैं देश की, उससे बाहर भी काम कर सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए जो NIA है वो एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया था। गृह मामलों के मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। मुंबई में जब अटैक हुए थे उसके बाद एक आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी इस तरह की एजेंसी की, तब इसका देखिए निर्माण किया गया था। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जांच और अभियोग चलाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी है। कौन कौन से? भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विदेशी राज्यों के साथ अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशन को कुछ इफेक्ट डालने वाला भी क्राइम है तो भी वो NIA के अंदर आता है। परमाणु और जो परमाणु प्रतिष्ठान है उनके विरुद्ध किए गए अपराध, उच्च गुणवत्ता युक्त वाली जो नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी है, ठीक है, हाई क्वालिटी की जो करेंसीज हैं, इंडियन करेंसीज फेक वाली, उनके खिलाफ। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, अभिसमय यानी कि कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र इसकी एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन भी करती है। अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पर कोई समझौता किया है, किसी संधि पर साइन किए हैं जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखनी चाहिए, तो ये उस सब का भी कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है। क्यों? क्योंकि यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करती है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इसको एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में स्टैब्लिश किया गया है और ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, लेकिन बाकी शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, जम्मू, रायपुर, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ में है। ठीक बात है। अब इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन से एरिया तक, किस कामों तक ये जांच कर सकती है। देखिए, एक राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है, बशर्ते वो मामला एनआईए अधिनियम की अनुसूची में जो निहित अपराध है उनमें दर्ज किया गया। भाई, एनआईए का जब बनाया गया तो एक शेड्यूल दे दिया गया, एक सूची दे दी गई जिसमें उन अपराधों का नाम मेंशन कर दिया जिन अपराधों की जांच एनआईए कर सकता है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी। अगर राज्य सरकार को लगता है कोई क्राइम उसी अनुसूची के तहत किया गया है तो वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है कि भैया ये मामला जो है एनआईए को सौंप दीजिए। ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार एनआईए को भारत में कहीं भी किसी भी अनुसूचित अपराध जांच को अपने हाथ में लेने का आदेश दे सकती है। किसी भी, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, सेकंड वर्ड ध्यान दीजिए, अनुसूचित अपराध यानी कि शेड्यूल्ड क्राइम, लेकिन कोई सा भी, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, उस शेड्यूल्ड क्राइम होना चाहिए। इस एक्ट के तहत जो क्राइम्स दिए गए हैं उसमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्राधिकार है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए, इसके तहत और कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। यूएपीए एक्ट के तहत अगर किसी पर कोई मुकदमा चलाना है तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। राज्यों से बिना कोई विशेष अनुमति प्राप्त किए राज्यों में आतंक संबंधी घटनाओं की जांच करने का अधिकार है। अगर आतंकवाद से संबंधित कोई चीज़ है तो बिना स्टेट से पूछे ताछे वो वहाँ पर जो है अपना जांच कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अब एनआईए में जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, इसका संयोजन क्या है, तो जो भारतीय पुलिस सेवा है, इंडियन पुलिस सर्विस जो है, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं, और भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है, इससे जो है इसके जो ऑफिसर्स है, इसके जो अधिकारी है वो लिए जाते हैं। अब देखिए, एनआईए के तहत जब अपराध पर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो सामान्य अदालतों में नहीं चलाया जाता, इसके लिए भी बाकायदा एनआईए की विशेष अदालतें हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। कुछ कोर्ट को उन्होंने बेसिकली नोटिफाई कर दिया कि एनआईए के लिए स्पेशल कोर्ट्स होंगे। ठीक है, इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता उस एरिया में अधिकार क्षेत्र वाला जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स हैं भैया, उनको प्रिसाइड कौन करता है, तो जो उस एरिया का हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश की सलाह से केंद्र सरकार जिसको नियुक्त करे उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी एक पावर दी गई है कि एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में मामले को स्थानांतरित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी मामले को एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ये पावर उसके पास दी गई है। ये हमने पढ़ लिया। अब क्या ये सीमा से बाहर जा सकता है, तो देखिए, अगर भारत के नागरिकों के खिलाफ कोई भी अपराध हुआ है तो ये सीमाओं से बाहर भी जाकर कार्यवाही कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। कई बार शिप्स पर, प्लेन पर, या फिर जो भारतीय अधिकारी हैं जो कहीं और नियुक्त है, उन सब के अगेंस्ट में अगर कोई क्राइम हुए हैं तो भी ये जांच कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि कहीं पर भी दुनिया में अगर भारत के नागरिकों के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो एनआईए को जांच करने का अधिकार है, बशर्ते कि वो शेड्यूल्ड क्राइम वाली जो लिस्ट है उसमें से एक हो। राइट, इतना समझ गए। चलिए, अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार इसे देश भर में किसी भी अपराध की जांच को अपने हाथ में लेने का आदेश दे सकती है। भाई, ऐसा ही तो कुछ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना कि भैया किसी भी अपराध को अपने हाथ में लेने की जो है परमिशन दे सकती है। वो स्टेटमेंट में ढूंढ लेती हूँ एक्चुअली। ठीक है,
लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी के साथ मैंने एक बात बताई थी आपको, प्री कंडीशन क्या है, अनुसूचित अपराध की एक प्री कंडीशन है। अब वापस से क्वेश्चन की देखिए, इसीलिए ना इन बिटवीन द लाइंस जो टॉपर्स कहते हैं ना पढ़ना चाहिए, वो यही है, इतना फोकस के साथ पढ़िए, प्रश्न इसी सब्जेक्ट से, इसी कंटेंट से, इसी करंट अफेयर से बनेंगे, लेकिन इतना घुमा के, इतना ट्विस्ट करके बनेंगे कि अगर आपने गहराई से नहीं पढ़ा है, अगर आपने उसका बार बार रिवीजन नहीं किया है, अगर समझाने वाले ने आपको अच्छे से नहीं समझाया है, तो वो सॉल्व नहीं होंगे। पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं और पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं, बट कौन कितने फोकस के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितनी बार रिवाइज करके पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी अपराध तो ठीक है, लेकिन कोई भी अपराध कौन सा होता, अगर वो अनुसूचित वाला होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो किसी भी क्राइम की, एनी क्राइम की बात कर रहा है, जबकि हमने पूरे आर्टिकल में बड़ा शेड्यूल्ड क्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने से पूर्व केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था, यूएपी एक्ट के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसके अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा और राजस्व सेवा से लिए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सही है, तो हमारा पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, ए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ, दैट इज भौगोलिक संकेतक। अभी देखिए, टारगेटिंग जीआई टैग मयूरभंज सुपर फूड आंट चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई, ये जो आंट चटनी है इसको जीआई टैग मिले, इसके लिए जो वहाँ के रिसर्चर्स वगैरह हैं वो अपने पेपर वगैरह को अच्छे से कर रहे हैं, ताकि अपनी प्रेजेंटेशन वो जीआई टैग के लिए और दुरुस्त कर सके, ठीक है। अब भौगोलिक संकेतक होता क्या है, एक भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक या प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो एक राज्य हो, कोई रीजन हो, कोई देश हो, वहाँ पर कोई एक भी, चाहे वो प्राकृतिक वस्तु हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपने कुछ स्पेशल बनाया है जो बाकियों से अलग है, जिसकी क्वालिटी, जिसकी विशेषताएं बाकियों से अलग है, उसको बाकी चीज़ों से डिफरेंशिएट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, राइट। तो यही आपका भौगोलिक संकेतक होता है, जो ये बताता है, भौगोलिक, भूगोल प्लस आपका क्या है, संकेतक, यानी कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं तो उसको क्या है, एक भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है, ठीक बात है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। इस तरह का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में उसके मूल तथ्य के कारण होता है। कुछ उदाहरण है जैसे शैम्पेन, दार्जिलिंग की चाय, चंदेरी की साड़ी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, नागपुर के संतरे, बीकानेर की भिजिया, ठीक है, भुजिया। तो अब आप देखिए, कहीं ना कहीं सबके सामने नाम लिखा है, जैसे सिल्क की साड़ी तो कहीं भी बनाई जा सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बट जो कांचीपुरम की सिल्क की साड़ी है उनमें कोई विशेषताएं हैं, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। तो सिल्क की साड़ी कोई भी बना सकता है, रोक नहीं है, बट वो कांचीपुरम टैग के नाम से नहीं बना सकता अगर वो वहाँ का बंदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक अलग जो है लेवल देता है। अब जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि औद्योगिक संपत्ति को लेकर कोई भी जो जीआई टैग है उसको एक पेरिस कन्वेंशन है उसके माध्यम से शामिल जो है किया गया है। तो इसको पेरिस कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब भैया ये जीआई टैग इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसका जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू यानी कि जो ट्रिप्स वाला समझौता है इसके तहत रेगुलेट किया जाता है। भाई जो ट्रिप्स के सिग्नेचरीज हैं वो जीआई टैग से संबंधित नियमों का पालन करेंगे, ठीक बात है। अगर बात करें नेशनल लेवल की, भारत में कौन करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये काम जो है वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था, ठीक है।
अब देखिए, एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक किसी और व्यक्ति को उस तकनीक से इसी उत्पाद को बनाने से रोक नहीं सकता। मैंने आपको भी बताया सिल्क की साड़ी कोई भी बना सकता है, लेकिन नकल करने वाला व्यक्ति उसी संकेत का उपयोग नहीं कर सकता। आप बना रहे हैं, बना लीजिए, बट जो जीआई टैग उनको मिला है उसका आप यूज करके अपना सामान नहीं बेच सकते, उसके लिए आपको जुर्माना और सजा हो सकती है। ठीक बात है। फिर देखिए, जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि भाई आपके उत्पाद की कोई और नकल नहीं करेगा। ठीक है। और इसके बेसिकली दो उद्देश्य होते हैं। भाई आपने कोई चीज़ बड़ी मेहनत से सबसे अलग एक बनाई है तो आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए, जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में एक विवाद हुआ था कि रसगुल्ला कहाँ का है, तो जो रसगुल्ला था बेसिकली उसकी उत्पत्ति के लिए पूरे के पूरे कागजात जो है देने पड़े थे, और एक तरीके से जिसको फिर वो टैग मिला वो ये बताता है कि एक्चुअली में चीज़ें शुरू यहाँ से हुई थी। ठीक है। जीआई टैग की मदद से एग्रीकल्चर हो, कुछ नेचुरल हो या कुछ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो, उनकी अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। जब किसी वस्तु को एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो वो 10 साल के लिए मान्य होता है, यानी कि एक बार टैग मिल गया तो आने वाले 10 साल तक आपके पास वो मान्य रहेगा, फिर आप उसको रिन्यू करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, जीआई टैग वगैरह जैसी चीज़ें तो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक देखिए, इस तरह से प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये आपको जैसे पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 4 पेयर आपको दिए गए हैं, इन 4 पेयर में से कितने पेयर सही मैच है ये आपको बताना है। ये नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, इस बार ही यूपीएससी ने ये फॉर्मेट को देखिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो 1 2 3 2 1 3 नहीं देते हैं, बल्कि वो बोल देते हैं ये 4 पेयर है, इन 4 में से कितने सही है वो गिनती हमें बता दो। ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है आपका जीआई टैग जिस उत्पाद को मिला है और यहाँ पे आपका स्थान। तो वाघ यंत्र नागस्वरम कर्नाटक का है? नहीं। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डिंडीगुल के ताले तमिलनाडु के हैं, सही बात है। खोला मिर्च गोवा की है, सही बात है। काजी नेमी असम से है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 पेयर में से 3 पेयर हमारे सही मैच कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? केवल 1 पेयर ठीक है, केवल 2 ठीक है, सारे के सारे 4 ठीक है, केवल 3 पेयर ठीक है? भैया हमारे टोटल 3 पेयर ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने पूछने शुरू किए, तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। देखिए, एंटायर लैंडस्केप हैज चेंज्ड, ट्रॉमा फेडिंग होप अमिड मणिपुर लैंडस्लाइड ओप्स। ठीक है, ये एक आर्टिकल आया था अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जब चट्टान, मिट्टी या वनस्पति किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसक जाती है तो भूस्खलन होता है। मान लीजिए ये आपकी एक चट्टान है। ठीक है। अब ये जो चट्टान है, इसका मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये फ्रैक्चर हो जाता है तो ये वाला हिस्सा टूटकर नीचे की ओर बेसिकली गिर जाएगा, पूरा का पूरा ये हिस्सा आपका टूटकर नीचे गिर जाएगा। इसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब इस पर जो भी ढांचे खड़े थे वो सारे गिर जाएंगे, ये जिसके ऊपर गिरेगा दबकर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो इससे जान माल की देखिए बहुत हानि होती है। भूस्खलन को सामान्य रूप से जो शैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वृहद संचलन इज द कीवर्ड। देखिए, ढलान पर तो चीजें हल्की फुल्की गिरती रहती है, वो नहीं, जब एक मास डिस्ट्रक्शन हो, बड़े लेवल पर मूवमेंट हो, ठीक है, पूरा का पूरा कोई चीज एक टुकड़ा का टुकड़ा अलग होकर नीचे गिर जाए, वो लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, पूरी भूमि खिसक कर इधर उधर हो जाए। तो देखिए, ये जो एक प्रकार का जो वृहद पैमाने पर अपक्षय होता है, ये गुरुत्वाकर्षण, अगेन अ सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसक कर नीचे ढाल की ओर चलते हैं। देखिए,
पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार हमें नीचे की तरफ खींचता है। चट्टानों का अपना आपस में संयोजक बल है जो एक दूसरे को जोड़े रखे हुए। जब ये बल ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले कमज़ोर हो जाता है, किसी भी वजह से उसमें कोई दरार आ जाए, कोई वाइब्रेशन, कोई कंपन की वजह से उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा प्रभावी हो जाती है और वो चट्टान खिसक कर नीचे गिर जाती है। जैसे कारक क्या हुआ, ढलान संचलन तब होता है जब नीचे की ओर मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य करने वाले बल जो है वो ढलान निर्मित करने वाली पृथ्वी जनित सामग्री से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भूस्खलन के कारण क्या है। एक तो भाई प्राकृतिक कारण ये होते हैं, एक आपके मानव जनित कारण होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारण क्या है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो या हिमपात हो, भूकंप जैसे जब विवर्तनिकी बल आ जाए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के नेतृत्व में जो खड़ी ढलानें हैं, ये सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। कुछ देखिए मानवीय गतिविधियां है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर वनों की ज़्यादा कटाई हो जाए तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है। पेड़ों की जड़ों ने जब मिट्टी को बांध के रखा होता है वो ढीली पड़ जाती है, जिससे भूस्खलन होता है। नाजुक क्षेत्रों में अगर अवैज्ञानिक भूमि प्रयोग चल रहा है, निर्माण गतिविधियां चल रही है, खुदाई वगैरह चल रही है, माइनिंग वगैरह का वहाँ पे काम हो रहा है, तो भी भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, स्थानांतरण खेती की वजह से भी देखिए लैंडस्लाइड की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारी कंट्री में वो कौन कौन से एरिया हैं जो लैंडस्लाइड के प्रति ज़्यादा प्रवण है या कम है, मतलब वल्नरेबिलिटीज़ किसकी कितनी ज़्यादा है। तो देखिए भेद्यता के आधार पर भारत 3 भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, अति उच्च सुभेद्यता क्षेत्र, उच्च सुभेद्यता वाला और मध्यम से निम्न संवेदनशील वाला। तो भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्र में जो अति उच्च सुभेद्यता वाला क्षेत्र है, इसकी अगर बात करें तो हिमालय और अंडमान निकोबार के स्थिर और अस्थिर क्षेत्र, पश्चिमी घाट और नीलगिरी और उत्तर पूर्वी राज्यों के तेज ढलान वाले क्षेत्र के साथ जो उच्च वर्षा वाला एरिया है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा खतरे में है। ठीक है, इससे कम क्या हो जाता है, असम के मैदानी इलाकों को छोड़कर, असम के मैदानी इलाकों को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य भूस्खलन के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया टूटकर नीचे गिर गया है। ठीक है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर एक मध्यम से निम्न संवेदनशील क्षेत्र, तो हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांस हिमालय है, लद्दाख स्पीति वाली घाटी है जहाँ पर कम वर्षा प्राप्त होती है, वो वाले क्षेत्र, अरावली में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो वर्षा छाया वाले क्षेत्र है। देखिए पश्चिमी घाट में जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वो तो हाई वाली कैटेगरी में है, लेकिन जो वर्षा छाया क्षेत्र है जहाँ पे बारिश आती नहीं है, बहुत कम आती है, वो देखिए आपका कम वाले में। इसको थोड़ा सा डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने इसके कारण देख लिया, भूस्खलन होता क्या है देख लिया। अब इस पर एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र जो है वो भूस्खलन की दृष्टि से कम क्या है, संवेदनशील है। ये हमने बिल्कुल जस्ट पढ़ा, तो ये क्या है, ठीक हो जाएगा। असम के मैदानी इलाकों को छोड़कर, यानी कि असम के प्लेन एरिया को छोड़कर बाकी का जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वो भूस्खलन की दृष्टि से उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। ये भी हमने भी देखा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। तो मैंने जो आपको ये कैटेगरीज बताई हैं, इनके अंदर जिस जिस रीजन का नाम बताया इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं बार बार आप लोगों को एम्फेसिस करती हूँ इस बात पर कि वीडियो को रेगुलर देखिए, डेली देखिए, करंट अफेयर तैयार कीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से देखिए कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ पढ़ने के लिए हो जाएगा, बहुत कुछ याद रखने के लिए हो जाएगा। अभी ही डे टू डे इतनी सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, उनको याद रखना संभव नहीं हो पाता। तो रोज़ाना पढ़िए, रोज़ाना वीडियो देखिए, टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, स्टैटिक पर ध्यान दीजिए, सीसेट को मत भूलिए। सीसेट एक बहुत बड़े हर्डल के रूप में परेशान कर रहा है, ना सिर्फ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बल्कि अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी। तो सीसेट को साथ लेकर चलिए, डेली 20 से 25 मिनट सीसेट को अभी से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मीन्स की आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आखिरकार प्रीलिम्स को तो पार पाना ही है। और इसी तरीके से बहुत मेहनत के साथ, सच्ची ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।